तो हियर वी हैव कूलॉम्स लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो आप इसको ध्यान से समझेंगे, डाइलेक्ट्रिक का ढंग से एनालिसिस अपन एंड में करेंगे गॉस लॉ और ये सब पढ़ने के बाद। बट स्टिल अभी इनिशियली बहुत बुक्स में दिया होता है और कभी यूज हो जाता है, आपने उससे पहले कोई एग्जाम दिया और वहाँ यूज हो गया, तो आपको ये ना लगे कि मैंने बताया नहीं वीडियोज में, क्योंकि मैं सारी चीजें कवर करूंगा, कुछ नहीं छोड़ता हूँ इन वीडियोज में। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम देखिए। पहले आपको ये फिनोमेना क्लियर है क्या कि अगर आपने एक स्केल की, आपकी स्केल को रब किया आपने, ठीक है ना, बालों से रब कर लें या किसी तरह क्लोथ से रब करें आप, सिल्क क्लोथ से, तो वो चार्ज हो जाती है ग्लास रॉड। ठीक है ना। अब ग्लास रॉड नहीं, हम यहाँ पे स्केल लीजिए अपनी, उस स्केल से ही आपने देखा होगा तो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उठा सकते हैं इससे, बहुत स्मॉल जो पेपर पीसेज हैं वो उठा सकते हैं आप इस चार्ज रॉड से या स्केल से। क्यों? क्योंकि जब ये इसके पास जाएगी तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देता है, यहाँ पर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, देखो पॉजिटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन खिंच जाते हैं इसके। ठीक है, तो उस स्मॉल पीस पे ओवरऑल यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और जहाँ कमी हो गई है वहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो इसलिए ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको इंडक्शन कहते हैं। ठीक है ना, चार्ज इंड्यूस करना, बल्कि इस पर कोई चार्ज नहीं था बट इस पर भी चार्ज इंड्यूस हो गया। टोटल चार्ज तो जीरो रहेगा चार्ज कंजर्वेशन से, बट शिफ्ट हो गया है चार्ज। ठीक है, तो जो आपने वैक्यूम में पढ़ा था कि के क्यू वन क्यू टू के बीच जो फोर्स है वो ये होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, Q1 Q2 के बीच में कुछ भी आ जाए, आप इन दोनों को कहीं भी रख दें, Q1 Q2 पर या Q2 Q1 पर हमेशा कितना फोर्स लगाएगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ही फोर्स लगाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, Q1 का Q2 पर फोर्स या Q2 का Q1 पर फोर्स हमेशा हमेशा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ही है। बट अगर आप वैक्यूम में रखते हैं तो इस Q2 पर नेट फोर्स पूछा जाए तो नेट फोर्स भी यही आ जाएगा। लेकिन इस पर अगर आप नेट फोर्स पूछे तो नेट फोर्स भी यही निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, बट इसी को आप मीडियम में रख दो। इसी को आप अगर मीडियम में रख दोगे Q1 Q2 चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, इसको आप मीडियम में रख दोगे तो क्या होगा? नेट फोर्स ये नहीं रहेगा, अब नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो मटेरियल आ गया ना बेटा मीडियम वाला, पहले वैक्यूम था कुछ नहीं था, इंडक्शन की कहीं पॉसिबिलिटी नहीं थी इस तरह की। बट अगर अब मीडियम होगा तो मीडियम में चार्ज इंड्यूस होंगे, तो अब इस पर फोर्स लगाने वाला केवल Q1 ही नहीं है, बल्कि इस मटेरियल में जो चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे वो कहाँ कितना होगा उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है अभी। इस तरह की अनसिमेट्रिक चीजों में, सिमेट्रिक में अपन करेंगे गॉस लॉ पढ़ने के बाद। बट यहाँ पे हम नहीं बता सकते कितना चार्ज इंड्यूस होगा, हम जस्ट एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं कि अब Q2 पर नेट फोर्स इतना नहीं होगा। ठीक है ना, Q2 पर नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, तो नेट फोर्स ऑन Q2 कितना हो जाएगा, उसका ये एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है कि मीडियम में Q1 पर नेट फोर्स, ये नेट फोर्स में दोनों कंबाइन हो गए अब, ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 एंड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, दोनों का वेक्टर सम इतना आएगा। और बात वही रहेगी, अगर प्लस है तो रिपल करेंगे और ये नेट फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही रहेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन Q2 कितना हो गया अब आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते नेट फोर्स इतना हो जाएगा, तो नेट फोर्स दो चीजों से मिलकर बना है, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ये नेट फोर्स दो चीजों से मिलकर बना है। हियर कैपिटल के इज कॉल्ड, पहले बताओ ये कांस्टेंट जो यहाँ पे लगाया है आपने, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसकी डेफिनेशन अभी आप यही समझिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, कि पहले फोर्स कितना था और अब फोर्स कितना कम हो गया, अलग अलग मीडियम में ये फोर्स, नेट फोर्स अलग अलग तरीके से कम होगा। ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें ये फोर्स ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट का भी जस्ट नाम ध्यान रखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिएबिलिटी नहीं बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे? परमिटिविटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभी इसको के कह दो, या ये होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली क्या हो गया कि दो मीडियम में किसी चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना होता है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आएगा उस मीडियम की जो परमिटिविटी। ठीक है ना, तो एक तरह से एप्सिलॉन की जगह क्या रख दिया मैंने? एप्सिलॉन नॉट इंटू के रख दिया। तो ये जो टर्म आता है ये मीडियम डिपेंडेंट टर्म है, तो जब एयर होता है, वैक्यूम होता है, तो एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। अब कोई और मीडियम है तो ये एप्सिलॉन आएगा, इसको क्या लिखते हैं? के इंटू एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो आप याद इसी फॉर्म में करेंगे।
अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में आपका दो चार्ज पार्टिकल्स हैं तो किसी भी पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स होगा आपका Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन कहलाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजों के आप ध्यान भी रख सकते हैं, जैसे वैक्यूम या एयर का 1 बोला जाता है, पानी का 81 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर पानी में ले जाओगे तो वैक्यूम के कंपैरिजन में जो फोर्स होगा, नेट फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, वो 81 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी भी ध्यान रखेंगे बेटा, इस मीडियम में भी Q1 Q2 पर इतना ही लगा रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं? देखो ये लिख सकते हैं आप, एक तो हो गया आपका ये Q2 कितना लगा रहा है, Q1 Q2 पर कितना लगा रहा है, इतना ही लगाएगा। ठीक है ना, प्लस आपका जो फोर्स इंड्यूस चार्ज के कारण निकल के आया, ये सब दोनों मिलके किसके बराबर हो रहे हैं? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, Q1 का Q2 पे फोर्स प्लस Q2 फोर्स ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, दोनों मिला के इसके बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, कभी कॉन्सेप्ट यूज हो सकती है। तो इसका एक एग्जांपल भी अपन ले सकते हैं आप, इस तरह के फोर्सेस को इन्वॉल्व करता हुआ। देखिए बहुत ये भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ये काफी आ चुका है मेंस में। तो मैं कहूँगा आप इसका फार्मूला ही ध्यान रखो, क्वेश्चन पढ़ लें एक बार वीडियो पॉज करके ढंग से पूरा। ठीक है, देखिए क्या कर रखा है इस प्रॉब्लम में कि टू आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर्स हैं सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग से उनको सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच अदर। तो ये वही स्टैंडर्ड केस दिख रहा है मुझे तो, जो आपका होता है। ठीक है ना, पहले वाला तो बहुत बार हमने प्रॉब्लम कर दी है प्रीवियस वीडियोस में इस तरह की। तो प्लास्टिक बॉल्स हैं और स्ट्रिंग के बीच एंगल थीटा है। ठीक है ना, स्ट्रिंग के बीच एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका θ/2 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। तो वैन द सस्पेंडेड इन लिक्विड, अब इस पूरे सिस्टम को लिक्विड में ले जाओ आप, तब इनके बीच एंगल अनचेंज रहता है। तो इसका स्टैंडर्ड है, अगर इसको किसी लिक्विड में ले जाने पर, ठीक है ना, एंगल दोनों स्ट्रिंग का थीटा ही रहता है। ठीक है, तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डायरेक्ट फार्मूला लिख के निकल के आ जाएगा, आप वो भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम निकाल लेते हैं, बट याद रखें बेटा बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में फोर्स बैलेंसिंग लग देती है। पानी में आपको पता है फ्लूइड हमने पढ़ रखा है इतना कि एक पॉइंट फोर्स एक्स्ट्रा और आ जाएगा। ठीक है ना, पानी में क्या होगा, या लिक्विड में, किसी डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में एक पॉइंट फोर्स एक्स्ट्रा और लग जाएगा। वो क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो देखो ये तो एयर में इक्विलिब्रियम लगाया है मैंने, जो अभी तक लगाते आए हैं, दोनों पे चार्ज है, तो एक इधर इलेक्ट्रिक फोर्स और आ जाएगा, ये टेंशन है, ये इसका वेट है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग से ये इक्वेशन आएगी, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में टी साइन θ/2 इक्वल्स टू एफ ई करने पर ये इक्वेशन आएगी। टेंशन से कोई लेना देना नहीं है आपको, जस्ट ये पता है कि थीटा अनचेंज रहता है। तो tan θ/2 कितना आ जाएगा, एफ ई अपॉन एम जी। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम को आप लिक्विड में ले गए, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में, तो भी आप बोल रहे हैं कि एंगल इसका चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, एंगल वही रखिए, बट एक एक्स्ट्रा फोर्स एफ भी लग जाएगा। तो अब जो बैलेंसिंग इक्वेशन है वर्टिकल और हॉरिजेंटल, वो इस तरीके से बनेगी। देखो सबको आनी चाहिए, काफी सिंपल चीज है। ये टी डैश लग रहा है, तो ये टी डैश कॉस θ/2, इसी डायरेक्शन में बॉइंट फोर्स एफ बी इक्वल टू एम जी आ रहा है, और इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग करेंगे तो टी डैश साइन θ/2 इक्वल टू एफ ई डैश आ रहा है। ठीक है ना, एफ ई डैश हो जाएगा, तो बीच की डिस्टेंस भी वही रह जाएगी खैर। ठीक है ना, एफ ई डैश मानी फोर्स चेंज हो जाएगा, फोर्स चेंज हो जाएगा, तो क्योंकि आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसलिए मैंने डैश लगा दिया, और टेंशन मुझे नहीं पता, एंगल इसने कहा वही रहा है तो वही रख दिया। तो अगेन डिवाइड कर दीजिए, टी डैश गायब करने के लिए इसको इधर ले जाके, तो आप देखोगे tan θ/2 की ये इक्वेशन आ जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और काफी सिंपल है। ठीक है, तो दोनों tan थीटा इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, तो आप इनको इक्वल कर दो, दोनों tan θ/2। ठीक है, तो एफ ई डैश अपॉन एफ ई इस तरह का बनेगा, एफ भी ध्यान रखिए पॉइंट फोर्स है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मीडियम में एफ ई डैश, इस पर लगने वाला ये जो नेट फोर्स है ड्यू टू दिस पार्टिकल प्लस इंड्यूस चार्जेस मिलके, अभी जैसा बताया मैंने आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को एफ ई डैश लिखने में? एफ ई आपको पता ही है, वैक्यूम में ही था तब तो सीधा है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ ई डैश अपॉन एफ ई क्या बन गया, 1/K
ये आपने mg मास जो होगा कितना होगा उसका, जो भी प्लास्टिक बॉल या जो भी आपकी ये पार्टिकल्स है, डेंसिटी रो एस डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम, ठीक है। बॉयंट फोर्स फ्लूइड में पढ़ते हैं 11 के, आप फ्लूइड के लेक्चर देख सकते हैं अगर किसी को डाउट है तो। नहीं, इतना सबको याद रहता है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनसाइड इनटू जी, ये आपका क्या होता है, बॉयंट फोर्स होता है। तो एफ बी की जगह मैंने ये वैल्यू उठा के पुट कर दी है, रो एल वी इंटू जी, ठीक है। तो आपका वी जी कैंसिल आउट हो गया सब तरफ से, तो कैपिटल के कितना बच जाएगा, रो एस अपॉन रो एस माइनस रो एल। ये ध्यान रख लो बेटा, ये बहुत ही कॉमन है, मेंस में डायरेक्ट आपको दिख सकता है कि दो चार्ज पार्टिकल्स थे, दोनों के बीच का एंगल लिक्विड में जाने पर भी चेंज नहीं हुआ। तो बताइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, ये आप ही चूंकि अभी रिसेंटली एग्जाम में है, एडवांस या मेंस पता नहीं किस में है, ठीक है ना। सेम फार्मूले से आंसर निकल जा रहा था, मैंने बहुत बोला था याद रखें, तो बहुत फायदा हुआ है बच्चों को, ठीक है ना। के इक्वल टू रो एस अपॉन रो एस माइनस रो एल आ गया आप। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर जो दे रखी, ठीक है ना, यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी हैं वो आप रो एस और रो एल की पुट कर दीजिए। कितनी थी, रो एस 0.8 था, रो एस 1.6 था। तो वैल्यू पुट करते ही कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1.6 माइनस 0.82 आ जाएगा बेटा, है ना। 1.6 अपॉन, देख रहे हैं 2 आंसर आ जाएगा कि नहीं। आप रो एस कह रहे हैं ना 1.6 और वो कह रहे हैं 0.8, तो एक बार चेक कर लें, रो एस कह रहे हो 1.6 और रो एल कह रहे हो 0.8, तो ये कितना आ गया, 1.6 अपॉन 0.8, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ तक बेटा कोई कंफ्यूजन इस बात को लेके कि मीडियम में जाने पर चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स कैसे हैंडल करेंगे, ऊपर उसका एक थ्योरी थी और एक उसका ये एग्जांपल था जिसका रिजल्ट एडवाइजेबल है, आप याद रखें, रो एस अपॉन रो एस माइनस रो एस, ठीक है। चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएंगे।